सो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक पे, इसलिए क्योंकि ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा होने से इट विल एग्ज़ॉस्ट यू। तो विल स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द प्लेंट इटसेल्फ। देखिए हुआ क्या कि आपके पास सबसे पहले कॉज़ ऑफ एक्शन अराइज़ हो गया। मतलब कि आपका एक सब्सटैंटिव लीगल राइट था, उस सब्सटैंटिव लीगल राइट को किसी ने वायलेट कर दिया। जैसे ही वो वायलेट होता है, तो यू हैव अ राइट टू टेक एक्शन। जो वायलेशन है दैट कॉजेज योर एक्शन, योर अनदर राइट टू इवॉल्व। व्हाट इज दैट राइट? द राइट टू टेक एन एक्शन। योर एक्शन विल बी द सूट। सूट कैसा? कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन हो गया। सूट किस पे आप फाइल करेंगे? यानी कि कॉज ऑफ एक्शन पे। अब ये जो कॉज ऑफ एक्शन है, इसको हम किस तरह से लेंगे, हमारे अवेल कैसे करेंगे? तो इस पे हमने बोला था कि उबी जस इबी रेमेडियम को जो ट्रू मीनिंग देता है, तो वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर देता है। अब ये जो सीपीसी इसको ट्रू मीनिंग दे रहा है, हम कह रहे हैं, तो आखिर ये कैसे देगा, किस शक्ल में देगा? तो वो पूरा प्रोसीजर किस किस तरह से होता है, उसकी जो पहली शुरुआत है वो प्लेंट होती है। प्लेंट यानी कि आप एक ऐसा दस्तावेज़, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आप अपनी सारी बातें लिख के और कोर्ट के सामने लेके जाते हैं कि देखिए ये हमारे साथ गलत हुआ। तो अब हम प्लेंट के टॉपिक पे आ जाते हैं। जो प्लेंट है ये, अच्छा, प्लेंट के बारे में बताने से पहले ज़रा कुछ वो चीज़ें जान लें, वो चीज़ें देख लें हम, जहाँ पे जो ये प्लेंट है इसको मतलब पूरा सीपीसी का जो प्रोसीजर होता है, हम एक बार उसको देख लेते हैं, तो उससे बेहतर होगा समझने में हमारे लिए। लेट्स से यहाँ पे एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। फिर क्या हुआ? आपने एक सूट फाइल कर दिया। सूट कैसे फाइल होता है? अच्छा देखिए, होता क्या है कि जब आप प्लेंट होती है आपके पास, आप उसे लेकर जाएंगे और उस प्लेंट को आप फाइलिंग काउंटर पे दे देते हैं। वहाँ से आपको डेट मिल जाती है। वहाँ पे बाबू लोग आपकी फ़ाइल को ले लेंगे, उसको रख लेंगे, फिर आपको एक पर्ची दे देंगे। अगले दिन वग़ैरह जनरली आपको पर्ची के नंबर से आप देख सकते हैं कि आपको किस कोर्ट रूम नंबर में अलॉट हुआ है, और उस कोर्ट रूम में आप जाके आप अपने अ, आप वहाँ पे जाके अपनी डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह सही कराएँगे। तो मतलब फिर डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह देखे जाएँगे, ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से आप चले उस कोर्ट रूम में, जब पहुँचे हैं, तो वहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो सब हम देखेंगे, लेकिन उसके बाद आपको कोर्ट ने समन यहाँ पे समन दे दिए डिफेंडेंट को, ठीक है? अब जब समन्स दे दिए डिफेंडेंट को, तो डिफेंडेंट आएगा। अब डिफेंडेंट क्या करेगा? डिफेंडेंट डब्ल्यूएस फाइल करेगा यहाँ पे। डब्ल्यूएस यानी कि अपना रिटन स्टेटमेंट। ये क्या होगा? ये जो है, ये होता है रिप्लाई टू द प्लेंट। जो आपका प्लेंट था, उसका ये रिप्लाई होगा। जिस आदमी पे आपने केस फाइल किया है, यानी कि डिफेंडेंट, वो डिफेंडेंट अपना जवाब रिटन स्टेटमेंट लिख के देगा, एक स्टेटमेंट के तौर पे रिटन स्टेटमेंट आपके प्लेंट के जवाब में। और उसके बाद फिर रिटन स्टेटमेंट देने के बाद कोर्ट फर्स्ट हियरिंग की डेट देगा, जहाँ पे दोनों पार्टीज़ का एग्ज़ामिनेशन होगा। इसके बाद जो है, फर्स्ट हियरिंग के बाद कोर्ट दो चीज़ें देखेगा कि या तो कोर्ट क्या करेगा, या तो कोर्ट
एडीआर के लिए भेज दिया। अगर एडीआर सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पे केस ओवर। अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो, और अगर एडीआर में ना भेज के सीधा यहाँ पे भेजा तब भी, दोनों सिनेरियो में यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ इशू होगा। अब सेटलमेंट ऑफ इशू होने के बाद फिर हमारा शुरू होता है ट्रायल। ट्रायल का मतलब यहाँ पे दोनों पार्टीज आएंगी, अपने एविडेंसेस रिकॉर्ड करवाएंगी, अपनी सारी बातें बताएंगी, मतलब सारे एविडेंसेस को प्रूव करेंगे बेसिकली, और उनकी प्रूविंग डिसप्रूविंग, कौन सा प्रूव हुआ कौन सा नहीं हुआ, ये सब कोर्ट देखने के बाद कोर्ट दे देगा जजमेंट, डिक्री। अब क्या होगा, फिर दो चीज़ें होंगी जहाँ तक है। एक तो एग्जीक्यूशन होगा उस डिक्री का, यानी कि जजमेंट आने के बाद जिस जिस भी पार्टी के फेवर में आया वो ये एग्जीक्यूशन करवाएगा। और जिस पार्टी के, मतलब एग्जीक्यूशन क्या होता है, वो पार्टी कहेगी कि भाई हमको जो है आप दिलाइए ये, पार्टी कहेगी कि हम, मान लीजिए 5 लाख रुपए बकाया थे तो कहेगी कि 5 लाख रुपए हमारे वापस कराइए। और दूसरी तरफ जिस पार्टी के अगेंस्ट जजमेंट आया है वो क्या करेगा, वो अपील या रिव्यू में जाएगा, है ना। और मान लीजिए अपील रिव्यू में कोर्ट ने उसके फेवर में कर दिया तो अब ये एग्जीक्यूशन तो कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या होगा, एग्जीक्यूशन तो हो गया था, 5 लाख रुपए दूसरे को मिल गए थे, तब अब वापस से रेस्टिट्यूशन होगा। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है हमारा सिविल सूट्स का, अगर हम देखें तो। इसको इत्मीनान से एक दो बार देख लीजिएगा। अब हम जब बात करते हैं प्लेंट की तो कुछ सवाल आते हैं कि हम लोग देखेंगे कि प्लेंट जो है तो वो क्या है, ये क्यों देखेंगे, कैसे देखेंगे, ये कहाँ देखेंगे। तो ये हमारे जो ड्राफ्टिंग है प्लेंट की, किस तरह से लिखी जाएगी प्लेंट, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं हमारे सीपीसी में ही। रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स जो है तो वो देखिए दे रखा है ऑर्डर 6 में। ऑर्डर 6 प्लीडिंग्स जनरली की बात करता है, यानी कि इसमें प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट और भी सारे सबके इसी में ड्राफ्टिंग, इसी में सब इसी में आ जाते हैं। हालांकि लिखा उसमें सिर्फ प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट ही है। तो ऑर्डर 6 इससे रिलेटेड है। और प्लेंट के लिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 में हमारे 17 रूल्स हैं आज की डेट में। और जो ऑर्डर 8 है, ये रिटन स्टेटमेंट जो उसका जवाब आएगा उसमें 10 रूल हैं। और ऑर्डर 6 जो है तो इसमें 18 रूल्स हैं। अब इसके अलावा एक और भी बात है, प्लीडिंग जो प्लेंट है हमारी, तो उसमें एक तो ड्राफ्टिंग होगी उसकी खुद की, और उसमें आखिर में हमारे दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होगा। वो है एफिडेविट और वेरिफिकेशन। जो हमारी प्लेंट है उसके आखिर में हमारे वेरिफिकेशन आएगा और एफिडेविट आएगी। अगर हम देखते हैं ऑर्डर 6 को, अगर हम ऑर्डर 6 पे आते हैं इसमें ऑर्डर 6
रूल 15 वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स। ऑर्डर 6 रूल 15 का जो फोर्थ क्लॉज है, इट सेज द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग शैल ऑल्सो फर्निश एन एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ हिज प्लीडिंग्स। मतलब ये कह रहे हैं कि जो पर्सन वेरीफाई कर रहा है अपनी प्लीडिंग्स को, तो वो एफिडेविट भी देगा अपनी प्लीडिंग्स के सपोर्ट में। तो ये प्लेंट के साथ भी जाएगा, या रिटन स्टेटमेंट के साथ भी जाएगा। हम अगर सेक्शन 26 को भी देखते हैं, ये तो हो गया हमारे वेरिफिकेशन का। और अगर हम सेक्शन 26 को भी देखते हैं, सेक्शन 20 सेक्शन 26 तो ये बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। अब सेक्शन 26 ये कह रहा है कि ये तो ठीक है, फर्स्ट एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। लेकिन सेकंड में ये कह रहे हैं क्लॉज कि इन एवरी प्लेंट फैक्ट्स शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, यानी कि हमें जो एफिडेविट है उसको भी लगाना पड़ेगा हर प्लेंट में। हालांकि एफिडेविट से फैक्ट्स प्रूव नहीं होते, लेकिन हमें लगाना ज़रूर पड़ता है। उसके अलावा हम अगर चले आए ऑर्डर 19, चलिए इस इंडेक्स में आ जाता है। ऑर्डर 19, दिस रिलेट्स टू एफिडेविट। तो एफिडेविट से हमारे एफिडेविट ऑर्डर 19 रिलेट करता है, सेक्शन 26 बात करता है। इसी तरह से ऑर्डर 18 रूल 4 जो है, तो वो भी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की बात कर रहा है। इसको ऑर्डर 18 रूल 4 इसको भी हम देखेंगे। और हमारा सेक्शन 39, सॉरी सेक्शन 139 होना चाहिए, सेक्शन 139 ओथ एंड एफिडेविट बाय होम टू बी एडमिनिस्टर्ड। तो ये चार सेक्शंस हैं हमारे एफिडेविट, मतलब ये चार चीज़ें हैं हमारे एफिडेविट के, चार प्रोविजंस। एक सेक्शन 26, फिर सेक्शन 139, और ऑर्डर 19, और ऑर्डर 18 रूल 4। ऑर्डर 19 जो है वो प्योरली एफिडेविट से ही रिलेट करता है। और हाँ, ये हमने देख लिया कि प्लेंट क्या है। अच्छा, प्लेंट और सूट में डिफरेंस भी हम, जैसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि प्लेंट और सूट में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जो प्लेंट है तो वो एक डॉक्यूमेंट है। आपने उसमें सारी चीज़ें लिख दी, कॉज ऑफ एक्शन लिख दिया, आपने अपना मैटर इन इशू लिख दिया, अपनी प्रेयर लिख दी, अपनी प्रॉब्लम मतलब आपने सारी बातें लिख दी, आपने डॉक्यूमेंट्स अपने और अटैच कर दिए अपने जो भी एनेक्शर्स के तौर पे अलग से उसी प्लेंट में, कि ये इस जगह की ज़ेरॉक्स कॉपी, ये मेडिकल बिल्स जो भी आपके थे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे आपने अटैच कर दिए एक डॉक्यूमेंट में। उसके बाद जब उस प्लेंट को आपने लगा दिया कोर्ट में और वो प्रोसेस में आ गया, जैसे ही उस पे प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो प्लेंट से सूट बन जाता है, वो प्लेंट से सूट स्टार्ट होता है। अब शुरुआत से जब तक जजमेंट आएगा तब तक दैट विल बी योर सूट इन इट्स एंटायरिटी, whereas plaint is the document from which the suit gets started। सूट जो है कम्स इनटू फंक्शन, जहाँ से वो है प्लेंट। तो ये हमारा व्हाट इज़ अ प्लेंट में आप जान गए। अब हाउ अ प्लेंट इज़ एक्चुअली फाइल्ड, तो ये तो हम पूरा देख ही चुके हैं इन डेप्थ, किस तरह से ये यहाँ पे फाइल होती है।
तो ये हमारा प्रोसीजर आप देख सकते हैं वापस से। और बात ये है कि जो आपका सीपीसी है, वो ये नहीं बताता है कि कैसे फ़ाइल करना है। ये जो है सिर्फ़ ये बताता है, ऑर्डर जो 4 आपने देखा, वो बस ये बताता है कि प्लेंट शैल बी फाइल्ड इन डुप्लिकेट, और ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 के रूल्स को कंप्लाई करना है। लेकिन जो ये सेक्शन 26 जो बात कर रहा था इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स की, तो ये सेक्शन बस इतना कहता है कि ऑर्डर 6 और 7 के रूल्स को हमको कंप्लाई करना है, लेकिन ये नहीं कहता है कि हमारा फाइल कैसे होगा प्लेन, हाउ इट इज़ टू बी फाइल्ड। तो इसके लिए वही एक्चुअल प्रैक्टिस का जो प्रोसीजर बताया वो ही फॉलो होगा, ना कि ये सेक्शन 26। देखिए, एफिडेविट शैल बी इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड अंडर ऑर्डर 6 रूल 15 है, और एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, और इट दे शैल बी फाइल्ड इन डुप्लीकेट। तो इस तरह की चीज़ें हमारे प्लेंट के लिए बताई गई हैं, लेकिन कैसे का प्रोसीजर नहीं बताया गया। तो प्रोसीजर वही है कि एक फाइलिंग काउंटर होगा, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे रजिस्ट्री होती है कोर्ट की, उनको आप पकड़ा दीजिए अपना प्लेंट, वो आपको कोर्ट रूम नंबर अलॉट कर देंगे। कोर्ट रूम में जाएंगे जब आप, तो वहाँ पे आपके केस को एक नंबर दे दिया जाएगा कोर्ट में, और वही नंबर आपका कोर्ट का केस का नंबर होगा, और वो केस आपका फिर फाइनली फंक्शन में आ जाएगा, और चलता रहेगा फिर वो सूट। फिर जो थर्ड थिंग है कि हु एंड अगेंस्ट हुम, तो इसमें देखिए हमारी पार्टीज़ की बात हो रही है। अब पार्टी कौन कौन होते हैं, एक तो प्लेंटिफ हो गया और दूसरी पार्टी डिफेंडेंट हो गया। अब when you talk about plaintiff you talk about parties, when you talk about defendant you talk about parties। और इसी से रिलेटेड जो टॉपिक है हमारा, तो वो ऑर्डर 1 है, या हमारा रिप्रेजेंटेटिव सूट भी है। ये सारे ऑर्डर 1 के हैं कि पार्टीज टू द सूट कौन होंगे, उसके बारे में ऑर्डर 1 बताता है। तो वील सी दैट ऑर्डर 1 जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, और ये है ऑर्डर 1 पार्टीज टू द सूट। ये बताएगा कि कौन किसको आप प्लेंटिफ की तरह ज्वाइन कर सकते हैं, और किसको आप डिफेंडेंट बना सकते हैं, 3-4 लोगों को, 3-4 पार्टीज़ को, कंपनियों को, सबको मिला दीजिए। किसको आप डिफेंडेंट बना सकते हैं, किसको प्लेंटिफ बना सकते हैं, ये सब ऑर्डर 1 में दे रखा है। और तो ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हो गए जब हम पार्टीज़ की बात करते हैं। अब क्या है कि हम ये हो गया हु एंड अगेंस्ट हुम। अब हम फाइल करेंगे तो कहाँ करेंगे, वेयर डू वी फाइल द सूट। तो उसके लिए जो है हमारी आ जाती है प्लेस ऑफ सुइंग। ये है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। सेक्शन 15 ये कहता है कि हर सूट को लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट में फाइल किया जाएगा। अब लोएस्ट ग्रेड कौन सा है ये भी देखेंगे, हम ये सारे सेक्शंस देखेंगे, लेकिन वेयर में प्लेस ऑफ सूट आ जाता है। तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं ज्यूरिसडिक्शन की। ज्यूरिसडिक्शन 3 तरह का होता है, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। जैसे ये टेरिटरी की बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हम फाइल करेंगे, किस टेरिटरी में। तो डिफेंडेंट देखिए वॉलेंटरली रिजाइड्स या कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। तो इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं ज्यूरिसडिक्शन। तो
ये हो गया टेरिटोरियल, इसी तरह से पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन और सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, ये 3 होते हैं। सब्जेक्ट मैटर जो है तो वो हैज़ नो प्रोविज़न इन सीपीसी। थोड़ा बहुत सेक्शन 9 से रिलेटेड कह सकते हैं, बट नथिंग एज़ सच इज़ गिवन एज़ टू सब्सटैंशिएट द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन होता है जैसे पॉक्सो की कोर्ट हो गई, लेबर मैटर की अलग कोर्ट हो गई, फैमिली मैटर की अलग कोर्ट हो गई। तो ये जो सब्जेक्ट मैटर हो गया, पेक्यूनियरी यानी पैसे से रिलेटेड, और टेरिटोरियल यानी कि टेरिटरी, कितना हमारा एरिया आता है हमारे अंडर में। अब ट्रांसफ़र ऑफ केसेस जो है तो वो भी आ जाता है इसी में, मतलब ट्रांसफ़र, एक कोर्ट से दूसरे ज्यूरिसडिक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है केस, तो ये सेक्शन 22 से आ जाता है, 22 से 25 तक ट्रांसफ़र ऑफ केसेस। फिर कहाँ पे हो गया उसके बाद में, फिर प्लेंट जो है तो उसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं। जब हमारी प्लेंट जो है तो वो उसमें होगा क्या, अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो नॉर्मल प्लेंट से अलग हो हमारा प्लेंट। ये किस तरह के प्लेंट होंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई माइनर है या कोई अनसाउंड है, अब उसे सूट फाइल करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसे डिप्राइव कर देंगे कि भाई आप सूट ही नहीं फाइल कर सकते हो अपने राइट्स के लिए, आपका कोई राइट ही नहीं है। तो ऐसे को राइट तो देना है, लेकिन क्या माइनर की इतनी अकल है कि हम उस पे भरोसा कर सकें कि वो अपना अच्छा बुरा सब सोच सकता है? तो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम करेंगे क्या कि हम उसे ऑर्डर 32 में, ये ऑर्डर 32 में हमने कहा कि भाई आपका जो स्पेसिफिक टाइप का सूट है, तो उसको हमने ऑर्डर 32 में अलग अलग रूल्स दे दिए कि इन रूल्स को कंप्लाई कर लो तो माइनर और अनसाउंड पर्सन को फाइल करने दिया जा सकता है। ऑर्डर 32। उसी तरह से ऑर्डर 33 जो है तो उसमें इंडिजेंट पर्सन यानी कि गुर्बत, जिस व्यक्ति के पास जो गरीब व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है सूट फाइल करने का, वो इंडिजेंट पर्सन हो गया। अब क्या richest man in the country, can that person be an indigent person? That is a question of fact कि अगर उसके पास मान लीजिए उसका सूट है 10 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी का, और कोर्ट फीस बन रही है 50,000 करोड़, नहीं है उसके पास अभी इमीडिएटली पैसे देने को, तो ही कैन ऑल्सो फाइल फॉर एप्लीकेशन ऑफ पॉपर और इंडिजेंट पर्सन। तो ये सब ये भी देखेंगे। तो ऑर्डर 33 में उसी तरह से 35 की अगर हम बात कर लें, इंटरप्लीडर सूट, ये भी एक स्पेसिफिक टाइप का सूट है कि एक आदमी सूट तो कर रहा है लेकिन उसे कुछ चाहिए नहीं, अदर दैन कि जैसे उसने क्या किया कि उसको, उसके पास एक चीज़ है जो उसकी है नहीं, और वो ये भी नहीं कह कॉन्टेस्ट कर रहा है कि ये हमारी है। ही इज़ सिंपली सेइंग कि ये कोई 2 और अलग लोग हैं, पार्टीज़ हैं, वो दोनों हमसे माँग रही हैं और उन दोनों को आपस में लड़ा लो, इंटरप्लीड करवा लो आपस में, और हमें किनारे कर दो। तो वो 2 और पार्टीज़ को इंटरप्लीड करवा रहा है, इसके लिए भी एक अलग टाइप का स्पेसिफिक सूट है ये। ऑर्डर 17 देख लें हम, समरी प्रोसीजर आ जाता है, समरी सूट। किसी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को देना है, आपको सूट फाइल करना है, तो उसके लिए सेक्शन 79 से सेक्शन 82 दे रखा है कि नोटिस वोटिस दी जाएगी, और उसका 27 है ऑर्डर 27 suits by or against the government or public officers in their official capacity। तो ये सब स्पेशल सूट्स हैं, उसमें प्लेंट और सूट का कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है विच हैज़ टू बी फुलफिल्ड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे माइनर को सूट जो है तो वो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू ही फाइल करना पड़ेगा। तो
अब जो है यही प्लेंट, ब्रॉडली यही है प्लेंट। अब ये प्लेंट आगे जाके सूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लेंट का हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वेन एवर वी यूज़ द वर्ड प्लेंट, तो उसके इस्तेमाल से वी ओनली मीन द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ अकम्पनीड बाय वेरिफिकेशन एंड एफिडेविट। और when we say the suit, we call it in its entirety. Plaint में we write technical pleadings, cause of action, matters in issue, relief, or prayer, etc. We write uh, verification and affidavit हो गया। और यस, दैट इज़ अ प्लेंट। और जब भी सूट का इस्तेमाल करेंगे तो प्लेंट फाइल करने से लेके जजमेंट तक everything will be contained in the suit.